हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। तो क्लास 7th का हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं। जिसका एक चैप्टर तो मैंने आपको करवा दिया है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। और आज हमें इसका सेकंड चैप्टर देखना है, नए राजा और उनके राज। और अगर आपने अभी तक भूगोल नहीं देखा है तो जाके भूगोल देख लीजिए, है ना। और अगर अभी तक आपने साइंस नहीं देखा है तो जाके साइंस देख लीजिए, है ना। कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि हिस्ट्री के बाद जो है आपका पॉलिटी या फिर जो भी सब्जेक्ट आपका बचा हुआ है आप कमेंट करके बता दीजिए, वही मैं आपका स्टार्ट कर दूंगी। चलिए देखिए आगे चैप्टर देखते हैं। तो इसको थोड़ा पतला कर लें पेन को, और कलर लाल ही रहने देते हैं। चलिए देखिए आगे, नए राजा और उनके राज। कुछ नए नए राजा निकले, ठीक है। जैसे जैसे समय बदला नए नए राज्य और राजा निकले, तो उनके बारे में बताया गया है कि कौन से नए राजाओं का उदय हुआ, कौन से नए राज्यों का उदय हुआ। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। चित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखलाया गया है। तो चलिए मानचित्र 1 में जैसे इन लोगों ने इधर पर बताया, तो एक बार इसको आप देखिए, है ना। चाहमान, चौहान वंश, गुर्जर प्रतिहार, चंदेल, परमार, इधर पे आपको पाल मिलेगा, है ना। इधर पे चोल, चेर, नीचे की साइड जाएंगे चालुक्य, बेगी, राष्ट्रकूट। तो तरह तरह के राज्य और राजा बन के निकले। तो इस राज्यों के नाम बताए हुए हैं। चलिए अब इसमें देखेंगे आगे, नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। क्या हुआ? बड़े बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या फिर सामंत के रूप में मान्यता देते थे, अपने पास ही रखते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं, उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का महान स्वामी मानता था, जो घोषित कर देता था, ठीक है। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे। कौन लोग? पहले तो जो भूस्वामी योद्धा सरदार हैं राजा के अंडर में काम करते थे, लेकिन कभी कभी क्या होता था कि ये लोग राजा से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते थे, है ना। और जब ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते थे तो ये क्या करते थे? स्वतंत्र हो जाने का दावा करते थे। आई बात समझ में आपको? चलिए देखते हैं आगे। ऐसा तो होता ही है। काफ़ी आपको अभी आगे चीज़ें देखने को मिलेंगी कि राजा के मंत्री ने ही राजा को मार दिया और अपना नया राज्य स्थापित कर लिया, नया राजवंश स्थापित कर लिया अपने नाम से। ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। कहाँ थे? कर्नाटक में जो चालुक्य थे उनके अधीनस्थ थे राष्ट्रकूट। और 8वीं सदी के मध्य से एक राष्ट्रकूट प्रधान निकला, दंती दुर्ग। बहुत शक्तिशाली था। दंती दुर्ग चालुक्यों का प्रधान था। वे अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया। उसने, किसने? दंती दुर्ग ने उसे हराया और हिरण्यगर्भ यानी शाब्दिक अर्थ इसका सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मण की सहायता से संपन्न किया जाता है तो यह माना जाता है कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय ना होते हुए, यानी जन्म से वो क्षत्रिय नहीं है, फिर भी क्या होगा, होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में द्वारा क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। हिरण्यगर्भ करवाने से, इसका अनुष्ठान करने से क्या होगा कि वो क्षत्रिय नहीं है, फिर भी क्षत्रित्व प्राप्त कर लेगा। तो दंती दुर्ग ने ऐसा ही किया, और दंती दुर्ग ने अपना खुद का राजवंश स्थापित किया, जिसको उसने नाम दिया राष्ट्रकूट। और पहले वो किसके अधीन था? तो पहले वो चालुक्य राजाओं के अधीन था। चलिए देखिए आगे देखेंगे। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार। हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। गुर्जर प्रतिहार आपको देखने को मिलेगा, है ना। और मयूर शरणम नाम का राजा था। तो ये दोनों देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया
अभी क्या थे, ये दोनों ब्राह्मण थे और इन लोगों ने क्या किया, सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया, शस्त्रों को अपनाया और क्रमशः कर्नाटक के और राजस्थान में अपने राज सफलतापूर्वक स्थापित किए। कर्नाटक में किसने, कदम मयूर शरणम ने। गुर्जर प्रतिहार आपको कहाँ मिलेंगे, तो ये आपको राजस्थान गुजरात साइड मिल जाएंगे। तो इन लोगों ने यहाँ पे अपना राज स्थापित किया। तो ये जन्म से क्या थे, ब्राह्मण, लेकिन बाद में इन लोगों ने सैन्य कौशल का इस्तेमाल करके खुद को क्षत्रिय बना लिया। राज्यों में प्रशासन कैसे होता था, इन नए राज्यों में से कईयों ने महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी और ब्राह्मणों के संगठन के साथ साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। तो ये चीज रहती थी। चलिए आगे देखेंगे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात उत्पादक कौन कहलाएंगे, जो उत्पाद करेंगे। तो किसान क्या करते थे, खेती किसानी, अनाज उत्पादित थे। पशुपालक, कारीगर और कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। सीधी बात है, शांति से मान जाइए या फिर राजा आपको धमकी देगा, मारेगा, कूटेगा, फिर आप मानेंगे और कर के रूप में या लगान के रूप में उसको सामान देंगे राजा को जाके। तो ये होता था। अब राजा तो खेती करने जाएगा नहीं और उसे खाने के लिए तो चाहिए, भूखा भी नहीं रह सकता है। और इतनी जो सेना पाल रखी है, पूरा राज परिवार है, कितने लोग आप बताइए कि एक राजा के महल में कितने ना लोग रहते होंगे, बहुत सारे लोग रहते होंगे। और सबसे बड़ी बात, सेना भी रहती थी। सेना भी आपकी जो है खेती करने नहीं जाएगी, उसको भी अनाज चाहिए, तो कहाँ से आएगा। जाके किसानों पे लगान लगा दी, कर लगा दिए, तो किसान अपने आप देगा, है ना। कभी कभी इन हिस्से को लगान मानकर वसूल लिया जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। ये क्या कहता था, हम भूस्वामी हैं और जब भूमि का हम स्वामी हैं तो हमें आपको अनाज देना पड़ेगा। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था, व्यापारियों से भी राजस्व लिया जाता था, पशुपालकों से भी राजस्व लिया जाता था। अब व्यापारी क्या है, बिजनेस है ना, बिजनेस इंसान करता है। अब खेती किसानी तो हो गई, अनाज ले लिया राजा ने, खाने के लिए हो गया। लेकिन कुछ ऐसे जैसे दस्तकार हुए, है ना, बहुत सारे ऐसे, मान लीजिए चमड़े का जूता बनाने वाला व्यापारी हुआ, तो राजा को जूता चाहिए, तो कहाँ से, किसानों से तो मिलेगा नहीं। फिर वो क्या करेगा, फिर वो जो है लगान या कर किसको लगाएगा, व्यापारियों को। आई बात समझ में आपको, कि कुछ लिखित नहीं था कि लगान कर लेना है। राजा को जरूरत होती थी अपने लोगों के लिए और खुद के लिए, तो इन लोगों पर कर लगा देता था। और प्रजा क्या कर लेगी, क्योंकि वो तो राजा के अंडर में आती थी, तो मजबूरन उसको देना पड़ेगा कर यानी टैक्स। आज की भाषा में इसको टैक्स बोलते हैं। आज भी टैक्स लगता है, आज भी सरकार हमारी राजा है। वो अलग बात है कि हम ही चुन के भेजते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। 400 कर, तो ये 400 कर क्या है, देखिए दर पर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। 400 तरह के अलग अलग शब्द मिलेंगे कर के नाम पर। सबसे अधिक उल्लेखित कर है यहाँ पे बेट्टी। कौन सा दिया हुआ है, बेट्टी, तमिलनाडु में, जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। जबरन लिया जाता था, वो भी नगद नहीं, श्रम करवाएंगे, फिर राजा को जो मर्जी होगी वो करवाएगा, यानी जबरन श्रम। और कदमाई यानी कि भू राजस्व। कदमाई किसको क्या कहा जाता था उस समय पे तमिलनाडु में, भू राजस्व को, भूमि का राजस्व। मकान पर छाजन डालने पर लगाने वाला कर। खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर। बताइए ये कोई कर। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख आपको मिलेगा। इन सब चीज़ों का उल्लेख मिलेगा। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी अगर आपको मिलता है तो उस पर भी आपको कर लगेगा। बताइए उत्तराधिकारी पे भी कर, कोई बात है? कर भी ढंग के लेने चाहिए ना। ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते हैं। वित्त ही है राजा के लिए कमाई का साधन है, वरना राजा क्या करेगा? राजा के पास कमाई कहाँ से आए? जॉब करने तो जाएगा नहीं, आजकल की सरकारी नौकरी जैसे ऐसे तो करेगा नहीं, वो खुद सरकार है। तो ये सब वित्तीय साधन थे राजा के लिए।
साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। बड़े बड़े मंदिर भी तो बनवाए जाते थे, पहले दुर्ग भी बनवाए जाते थे, महल बनवाए जाएंगे, तो वहाँ भी तो हमें पैसा वित्त चाहिए, तो कहाँ से आएगा? इन्हीं करों से आता था। संसाधन उन्हीं युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे, जैसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों में प्रयोग की संभावना बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। प्रभावशाली परिवारों के बीच से क्यों की जाएगी? यानी ऐसा वैसा आप कोई राजस्व अधिकारी वसूलने वाला बना देंगे तो वो क्या कर लेगा? लोग वाग तो उसकी सुनेंगे नहीं। तो ऐसे शक्तिशाली परिवार के व्यक्ति को पद पर बिठाया जाता था जो वो कर वसूल सके और प्रायः वंशानुगत होता था। तो वो परिवार जो है शक्तिशाली है, ठीक है ना, तो इसलिए वंशानुगत कर दिया जाता था पद, क्योंकि वो परिवार तो शक्तिशाली है ना। आज उसका पिता शक्तिशाली है, पिता पद पे बैठा है, कल बेटा बैठ जाएगा, है ना। तो परिवार शक्तिशाली है जिसके जरिए आराम से कर को वसूला जा सकता है। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओंधों पर होते थे। ओंधो यानी इस पद पर बैठते थे। चलिए आगे। प्रशस्तियां और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियां हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। अब कैसा दर्शाएंगे खुद को? बहुत ही अच्छा दर्शाएंगे। प्रशस्तियां तो प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख होते हैं। प्रशस्तियों का फुल फॉर्म क्या होगा, यानी इसकी डेफिनेशन क्या है? पिछले कक्षा 6 में पढ़ी थी हमने। प्रशस्तियां यानी प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख। खुद को कैसा दर्शाएगा? मिसाल के तौर पर सूरवीर, विजय योद्धा के रूप में। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई हैं क्या? प्रशस्तियां, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे, यानी जो प्रशासन में मदद करते थे विद्वान, उनके द्वारा प्रशस्तियां रची जाती थी। भाई सीधी सी बात है, ये बैठा राजा, ठीक है, इधर पे बिठा रखा है ब्राह्मणों को, लिखने वालों को, है ना। अब इन लोगों ने कुछ गलत लिखा राजा के प्रति, तो राजा इनको मार देगा, है ना, मार देगा, सीधी सी बात होती थी। और जब इसके अंडर में ये काम करेगा, राजा के अंडर में जो ये लोग बैठे हैं, लिख रहे हैं, जो प्रशस्तियां रच रहे हैं, इसके अंडर में काम करेंगे, तो क्या करेंगे? उसकी प्रशंसा ही लिखेंगे, उसके बारे में कोई गलत शब्द नहीं लिख सकते। चलिए देखिए आगे आगे क्या दिया हुआ है। नांग भट्ट की उपलब्धियां। नांग भट्ट की उपलब्धियां, तो देखिए इसमें क्या है। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा है। कौन था समुद्रगुप्त? अपने आप को इसने सिक्कों पर कैसा दिखाया था? बीड़ा बजाते हुए। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर की प्रशस्ति, जो कि मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नांग भट्ट के कामों का वर्णन किया हुआ है। इम्पोर्टेंट है, याद करना है। एमपी में मिलेगी, ग्वालियर में प्रतिहार नरेश नांग भट्ट की प्रशस्ति। आंध्रा सेंधव में सिंध, विदर्भ आपका एक महाराष्ट्र का हिस्सा है, और कलिंग आपका उड़ीसा का तटवर्ती क्षेत्र है। कि राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए थे जब वे राजकुमार थे। कौन? नांग भट्ट। चलिए देखिए आगे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को पराजित किया था। उन्होंने बंग यानी बंगाल का हिस्सा भी पराजित किया। किसने किया था? प्रतिहार नरेश नांग भट्ट ने। अनर्थ गुजरात का हिस्सा है। मालवा आपका मध्य भारत का हिस्सा है, मालवा का पठार। किरात वनवासी हैं। तुरुस्क तुर्क के हैं। वत्स मत्स्य, तो यहाँ इन सबको जो है पराजित किया। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ब्राह्मणों को भूमि दान दे देते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे और भूमि पाने वालों को दिए जाते थे। अब देखिए सीधी सी बात है कि मान लीजिए ये भूमि का हिस्सा है, राजा ने तो किसको दे दिया? राजा ने तो बोल दिया कि ये भूमि का हिस्सा इस ब्राह्मण का है, ठीक है, बोल दिया। लेकिन क्या उधर पर रजिस्ट्री नाम से कोई कागजात होते थे क्या कि हो गया कि इसका हिस्सा है? नहीं ना। तो क्या करेंगे? अभिलेख लिखवा देंगे, उससे पता रहता था कि ये वाला हिस्सा उस राजा ने ब्राह्मण को दिया हुआ है। और दूसरी बात, प्रशंसा भी होती थी। प्रशंसा कैसे होगी? ये
जो है जब राजा ब्राह्मण को भूमि दान देगा, कोई चीज़ जब हम दान में देते हैं तो हमारी प्रशंसा ही होती है, इसलिए इसको प्रशस्ति में लिखवा दिया जाता था। चलिए आगे, भूमि के साथ साथ क्या क्या दिया जाता था। यह चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि के अनुदान के तमिल भाग का एक हिस्सा है। तो ये सब चीज़ें आपकी दी हुई हैं कि क्या क्या दिया जाता था। हमने मिट्टी के मेड़े बनाकर, साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं, फलदार वृक्ष लगे हुए हैं, पानी है, भूमि है, बगीचे तथा फलोद्यान है, पेड़, कुएं, खाली जगह, चारागाह, एक गांव, बाबी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के लिए तालाब भी है, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें भी हैं। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूल कर सकता है। अब बताइए, भूमि में इतनी सारी सुविधाएं हैं, है ना, और जब इतनी सारी सुविधाएं हैं और ये ज़मीन जिसको मिलेगी और वो कर वसूलेगा तो वो बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही फायदेमंद तरीके से कर वसूल लेगा। वह न्याय अधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, जरूरी हो जाए तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो जाए, यानी हर तरीके से जमीन का यूज। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया, जिसे कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास कहा जाता है। इसे कलहड़ ने रचा। किसने? कलहड़ नामक एक रचनाकार ने रचा। कलहड़ ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। जहाँ जहाँ तक हो सका कलहड़ से उसने हर चीज़ का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता था, आलोचना करता था। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह असाधारण ग्रंथ था। साधारण ग्रंथ नहीं था। क्यों? क्योंकि इसने आलोचना की थी, बाकी आलोचना किसी ने नहीं किया आज तक, तो यह असाधारण ग्रंथ बन गया। चलिए देखिए, धन के लिए युद्ध। आपने यह गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था। कौन सा था? गंगा घाटी का कन्नौज नगर। कन्नौज के लिए भाई त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, बहुत सालों तक चला। किन किन के बीच था, ये इम्पोर्टेंट है कि त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ वो किन किन के बीच हुआ, है ना, और कौन से शहर के लिए हुआ, कौन सी जगह के लिए। तो गंगा घाटी के किनारे है आपका कन्नौज, यूपी में। गुर्जर प्रतिहार गुजरात राजस्थान के साइड थे, है ना। पाल आपके पश्चिम की साइड मिलेंगे आपको, और राष्ट्रकूट आपको दक्षिण की साइड मिलेंगे। एक बार इसको देख लेते हैं मैप में। देखिए इधर पर त्रिपक्षीय संघर्ष आपका बहुत पढ़ाया जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इधर पर, ये दिख रहा है आपको कन्नौज, ये रहा इधर पे पाल, ठीक है। और गुर्जर प्रतिहार आपकी इस साइड है ना, और ये है आपके साइड राष्ट्रकूट। और ये तीनों लड़ते थे किसके लिए? कन्नौज के लिए। इसे इसको त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया है। 3 पक्ष से संघर्ष था, किसके लिए? कन्नौज के लिए, है ना। और ये लोग ऐसे कमजोर शासक नहीं थे, अच्छे खासे शासक थे। कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग? सब निकल चुका था। चलिए इधर पे देखिए, गंगा घाटी में जो कन्नौज है इसके लिए त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। पाल देखिए इधर पर, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे। 3 पक्ष मैंने बता दिया आपको, आप खुद बताइए। गुर्जर प्रतिहार किस साइड से थे? राष्ट्रकूट बताइए किस साइड से थे? और पाल वंश कहाँ से थे? गुर्जर प्रतिहार आपके गुजरात राजस्थान साइड से थे, यानी इस साइड होंगे गुर्जर। सॉरी, एक मिनट, देखिए इधर पे गुर्जर, ये हो गया आपके इधर पे कन्नौज बीच में, है ना। राष्ट्रकूट आपके इस साइड मिलेंगे
और इस साइड देखिए पाल वंश में जाएगा आपको, पूर्व की साइड पाल वंश। तो ये तीनों किसके लिए लड़ते थे? कन्नौज के लिए, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? त्रिपक्षीय संघर्ष। इसलिए इसको इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। जैसा कि हम देखेंगे, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया। मंदिरों का निर्माण करवाना एक वो रहता था कि हमने बड़े मंदिर का निर्माण करवा दिया, है ना। अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करना था कि हमारे पास इतने संसाधन हैं, हमने इतने बड़े मंदिर का निर्माण करवाया, इतनी बड़ी सत्ता है हमारी, इतना धन है हमारे पास, है ना। जबकि जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, तोड़वा देते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बाद में देख लेंगे, है ना। ये अध्याय 5 और अध्याय 4 वाला सिस्टम तो बिल्कुल पसंद ही नहीं आता, देख लेंगे जब चैप्टर आएगा तो कर लेंगे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद गजनबी आया। ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध था। उसने 997 से 1030 तक शासन किया। 1030 में मर गया। 1028 में इसने क्या किया? गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तोड़ दिया था। और मक्का मदीना में उसकी जो मस्जिद की सीढ़ियाँ थीं तो सोमनाथ मंदिर के मूर्तियों की उधर पे उसने फिट करवा दी थी, ताकि जब मुसलमान वहाँ से निकलें या मक्का मदीना जाएं तो उसकी सीढ़ियों पर चढ़ के जाएंगे तो जो है मंदिर की जो उधर पर मूर्तियाँ लगवा रखी हैं सीढ़ियों में, तो पांव तले कुचल के जाएंगे सब लोग, है ना। और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया इसने। हालांकि इसका जो मकसद था वो सिर्फ धन लूटना था, है ना। वह लगभग, और मेन चीज़ क्या होती थी कि जो मंदिर बनाए जाते थे उसके गर्भगृह में बहुत सारा धन भर दिया जाता था, नीचे बड़े बड़े तलघर। अभी भी आप न्यूज में देखेंगे साउथ के मंदिरों में आपको इतना धन मिलता है, इतना सोना मिलता है कि करोड़ों साल पुराना, जब उसको चेक करवाया जाए तो करोड़ों साल पुराना। इतना है कि सरकार को अभी भी नहीं पता कि कितना सोना उसमें गर्भगृह में लगा हुआ है, डला हुआ है। आप देख लेना, न्यूज आपकी आजकल चलती ही रहती हैं, कहीं भी खोल के देख लेना साउथ के मंदिरों की न्यूज। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना था संपन्न मंदिर में उसको धन मिलता था, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी की एक व्यवसायी राजधानी के निर्माण में उसने खर्च किया था। वो गजनी का शासक था, है ना। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल बैरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने को काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब थी अल हिंद। किसकी? अल बैरूनी की अल हिंद। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है अल हिंद। अल बैरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया, है ना। अब जब इस साइड आएगा तो पहले तो जानेगा, समझेगा कि इस उपमहाद्वीप में क्या चीज़ें हैं, फिर इसलिए उसने विद्वानों से परामर्श किया, फिर धीरे धीरे चीज़ों को लिखना स्टार्ट किया। युद्ध करने वाले राजा दूसरे राजाओं में थे चाहमान, जिसको अधिकतर हम चौहान नाम से पढ़ते हैं। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चालुक्य कहाँ थे? गुजरात में। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था आपका पृथ्वीराज तृतीय। कौन था आपका सबसे प्रसिद्ध शासक? पृथ्वीराज तृतीय, है ना। देखिए अब इसके बारे में, इन दोनों के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192 तक रहा। उसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1911 में हराया। इनके बीच तराइन का युद्ध हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। किन किन के बीच? बहुत इंपोर्टेंट है तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ हरियाणा में। हरियाणा में हुआ ये युद्ध आपका 1191 में। कौन जीता पहले युद्ध में? फर्स्ट में तो जीता पृथ्वीराज तृतीय, लेकिन मोहम्मद गौरी नहीं माना। उसने फिर से आक्रमण किया। उसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1911 में हरा दिया पृथ्वीराज चौहान ने, ठीक। लेकिन दूसरी ही साल 1911 में उसके
हाथों मारा गया। किसके हाथों? 1911 में मोहम्मद गौरी ने फिर से आक्रमण किया। सॉरी 1911 नहीं, 1192, सॉरी, ठीक है, 1192 में फिर से मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। और जब 1192 में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया तो पृथ्वीराज तृतीय हार गया। इसको हम तराइन का द्वितीय युद्ध का नाम देते हैं। अगर आपसे पूछे कि किस लोकेशन में हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध, तो आपका द्वितीय युद्ध आपका हरियाणा, मतलब तराइन के युद्ध आपके दोनों हरियाणा में हुए। 1191 में पृथ्वीराज हारा और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी को जीत हासिल हुई। चलिए देखिए आगे। चोल वंश, नजदीक से एक नज़र इसको देख लेते हैं। चोल वंश को देखिए, पूरा साउथ में है आपका चोल वंश, ये रहा, है ना, ये है आपका। चलिए देखिए आगे। अब उरेयूर के तंजावुर तक, उरेयूर से तंजावुर तक हम पढ़ेंगे। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुटरियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे, यानी उनके यहाँ रहते थे। उरैयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर एक डेल्टा पर कब्जा कर लिया। उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनवाया। ठीक है, बन गया। चोल आए यहाँ पे। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता। धीरे धीरे अभी लोग जीतने लगे और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। जीतता गया तो शक्ति बढ़ी, जीता तो क्षेत्र बढ़ा। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव, दक्षिण में पांड्यन थे और इनके थोड़ा उत्तर में पल्लव थे, इनको भी अपना हिस्सा बना लिया। राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक बना। राजराज प्रथम, अच्छा खासा आपका हिस्ट्री का जाना माना नाम है राजराज प्रथम, है ना। तो ये चोल वंश का शासक था, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक बना। 985 में राजा बना और उसी ने इसमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। प्रशासन इसने अच्छा खासा करवाया। राजराज के पुत्र थे राजेंद्र प्रथम। क्या थे? इनके पुत्र का क्या नाम था? राजेंद्र प्रथम। ये भी अच्छा खासा शक्तिशाली शासक निकला, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन था प्रसिद्ध? राजराज प्रथम। उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया। राजेंद्र प्रथम। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। जल सेना क्यों बनाई जल सेना? क्योंकि मान लीजिए हमें श्रीलंका में जाना है तो हमें जल से समुद्र को पार करना होगा, थोड़ा और आगे जाना है तो और समुद्र को पार करना होगा, तो इसलिए इसने जल सेना बनाई राजेंद्र प्रथम ने। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तियां बनवाई इन लोगों ने, चोल शासकों ने। ठीक है, दर पर राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। जो तंजावुर का मंदिर है वो राजराज प्रथम ने बनवाया। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। याद रखना, दोनों मंदिर तमिलनाडु में है आपके, और दोनों ही मंदिर शिव को समर्पित हैं। और गंगईकोंड चोलपुरम का आपका तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली में है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित है ये मंदिर। एक बार आप इन मंदिरों की फोटो देख लेंगे गूगल पर सर्च करके तो आपको छप जाएंगे दिमाग में, भूलेंगे नहीं। याद रखना, कंफ्यूज हो जाता है कि तंजावुर का किसने बनवाया और गंगईकोंड चोलपुरम का किसने बनवाया। तो गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर बनवाया है राजेंद्र प्रथम ने और राजराज तंजावुर ने। आप इसको ऐसे भी याद कर लेना, इसका आप राजराज ना करके राज नाम अकेला याद करेंगे तो राज दो शब्द है, छोटा सा नाम है, तंजावुर छोटा सा नाम है। इसके बाद आप करेंगे राजेंद्र, तो राज से बड़ा है आपका राजेंद्र। और ये गंगईकोंड चोलपुरम तो आपको दिख ही रहा है बड़ा, तो आपको दोनों एक क्लियर रहेंगे, है ना, क्लियर रखना दोनों को कि कौन किसने बनवाया है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के बने केंद्र बन गए थे। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। शिल्प यहाँ पे अच्छा देखने को मिलता था। ये मंदिर आपको और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। दान में लोग बाग भूमि देते थे मंदिर के हिसाब से।
इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उसके लिए काम करते थे। अब मंदिर है इतना बड़ा, उसमें काम करने वाले सफाई कर्मी लगेंगे, पुरोहित लगेंगे, कोई लगेगा, कोई फूल लाएगा, कोई पूजा करेगा, दुनिया भर के लोग बाग लगेंगे, है ना। तो जब वो लोग वहाँ रहते थे तो उनको खर्चा पानी भी चाहिए जीवन निर्वाह के लिए। तुझे मंदिर में जो चीज़ें दान में मिलती थी उनसे उनका जीवन निर्वाह होता था। जैसे पुरोहित पूजा करने वाला, मालाकार माला वगैरह बनाने वाला, बावर्ची मेहतर सफाई कर्मी भी लगेगा, बावर्ची खाना वाला, या फिर आप उसको बोल सकते हैं जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनके लिए खाना, और दूसरी बात प्रसाद भी तो देना पड़ता होगा, है ना। तो देखिए मंदिर बना हुआ गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर है आपका, कितना सुपर मंदिर बना हुआ है। उस समय पर ना तो कोई मशीन थी ना कुछ, लोग बागों ने बनाया है। चलिए देखिए आगे, संगीतकार रहते थे मंदिर में, नर्तक रहते थे, तो ये सब रहते थे। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। अकेली पूजा करके तो आप चले नहीं आएंगे, है ना। आर्थिक, लोग बाग अच्छा खासा दान देते थे, सामाजिक भी रहेंगे, सांस्कृतिक के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट है कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। कांस्य प्रतिमाएं यहाँ पे जो रखी हुई हैं, ये जो दिखा रहा है साइड की साइड, चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं जो देवी देवता की ही होती थीं, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। कृषि और सिंचाई, तो समय पर कृषि और सिंचाई कैसे होती थी। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 को देखिए और गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाएं बढ़ जाती है। कावेरी नदी मान लीजिए इस प्रकार से आती है, तो ऐसी कई शाखाएं बढ़ जाएगी, सिंचाई के हिसाब से बांट दिया जाएगा, नहर निकाल दी जाएगी। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर, उलीचती से क्या मतलब है, ऊपर की साइड ज्वार भाटा देखें आप, जैसे ज्वार भाटा जानते होंगे आप कैसे आता है, ऊपर की साइड उठेगा पानी फिर नीचे की साइड आ जाएगा, तो जिससे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया करवाता था। चल देखिए आगे। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाते थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण क्यों होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थीं सीजन के हिसाब से। ये कांस्य प्रतिमा दी हुई है, इसको देख लीजिए, ये बनी हुई, बताइए कितनी सफाई से कांस्य प्रतिमा बनी हुई है, वो भी हाथों के द्वारा बनाएगी, मशीनें भी नहीं चलती थी। तो उत्कृष्ट नमूने थे अच्छे खासे। ये नदी दिखाई गई है। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थीं। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती थी, जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों, साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखाई। आज भी तो राज्यों में क्या होता रहता है, ये बांध बने हुए हैं, ठीक है ना, हर नदी पर आपको विवाद मिलेगा, हर नदी पर केस चल रहे हैं कि कोई नदी ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आप अपने पूरे राज्य में उसको समेट के रख लेंगे, है ना। हम तो देश में भी, अब पाकिस्तान में सिंधु नदी है, इंडिया में है ब्रह्मपुत्र नदी, आपकी मिल जाएगी, 3-4 देशों से गुजर रही है, बांग्लादेश में जाती है, पाकिस्तान से निकलती है, चीन से निकल रही है, सियाचिन ग्लेशियर से, है ना। तो क्या है नदियों का, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि आपने बांध लिया, तो ऐसी पहले होता था, विवाद मचते हैं कि आपने पानी ज़्यादा यूज किया, आपने पानी ज़्यादा यूज किया। लोग बाग क्या करते कि ये नदी जा रही है इस तरीके से, अब इधर से नहर निकाली तो अभी पानी सीधा नहीं आएगा, ठीक है ना। मैं इसको ब्लू करके दिखाऊंगा आपको कि पानी सीधा ना आके इस नहर में चला जाएगा, और जब इस साइड के जो राज्य हैं उसमें पानी नहीं पहुंच पाएगा। चलिए देखिए, साम्राज्य का प्रशासन किस प्रकार संगठित था।
किसानों की बस्तियाँ जो उर कहलाती थी। याद रखिए कि जो किसान की बस्तियाँ थी उनको उर कहा जाता था। सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। गांव में जो छोटे छोटे समूह बनते थे उसको नाडू, ठीक है। और किसानों की जो बस्तियाँ थी उनको उर, और ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसी कई प्रशासकीय कार्य करते थे। बिल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजा ने सम्मान के रूप में मुबेंद बेलन, यानी 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान, अरैयार प्रधान को कहा जाता था, उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। चलिए देखिए, भूमि के प्रकार। बिल्लन बगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि को बिल्लन बगाई कहा जाता था। ब्रह्मदेय, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहा जाता था। साला भोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि दी जाती थी, उसको साला भोग कहा जाता था। देवदान, मंदिर को उपहार में दी गई, देवों को दान दी गई भूमि देवदान। ब्रह्मदेय, ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि ब्रह्मदेय। बिल्लन बलाई याद कर लेना, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। और तिरुमंडकन्नी देवदान को ही बोला जाता था। पल्ली चंदम, जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि, इसको भी याद कर लेना। हमने देखा कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त होता था। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आईं। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामी की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थीं। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासकीय कार्य संपादित करते थे। चलिए देखिए, कितना रह गया आपका चैप्टर, खत्म ही है। चलिए देखिए, तमिलनाडु के चिंगटपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों से इस बात का सविस्तार वर्णन होता है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां बैठती थी। मतलब ग्रुप डिस्कशन होता था। सीधी सी बात है, आज भी जब हमें कुछ काम करना है तो एक ग्रुप डिस्कशन होता है। इनमें सदस्यता के लिए लोग योग्य होते थे। जो इसमें सदस्य बनते थे ग्रुप डिस्कशन में, समितियों में, वो योग्य होते थे। योग्य तो होंगे ना, किसी पागल व्यक्ति को तो उसमें बिठाया नहीं जाएगा कि आप डिसाइड कर लो। उनके नाम ताल पत्रों के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो इनका कुछ नियम था। चलिए देखिए, अभिलेख और लिखित सामग्री, तो ये तो मैं आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ, उसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कहानी लिखी हुई है, आपको पढ़ना हो पढ़ लेना, कोई मतलब नहीं है ना, स्क्रीनशॉट करके पढ़ लेना आपको। तांग वंश के युग का चीन, तो चीन में एक तांग वंश था। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक, यानी 7वीं से 10वीं शताब्दी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियोन दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होते थे। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ साथ 1911 तक कायम रही। चलिए देखिए, अब आगे कुछ नहीं देखना है, क्वेश्चन आंसर आ गए हैं और प्रमुख शब्द आपके इधर पे दिखाए गए हैं, है ना। ये शब्द देखिए इधर पे, तो ये सब जो है आपका अगले वीडियो में आपको मिलेगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।